हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 10 की मैथ्स के सभी फॉर्मूले को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस सिंगल वीडियो में। मतलब इस वीडियो में आपको मैथ्स के सारे फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। और मैं आपको सजेशन दूंगा कि जब आपका पेपर हो तो उसके जस्ट एक दिन पहले ये वीडियो जरूर देख लो, ताकि उससे क्या होगा, आपके सारे फॉर्मूले रिकॉल हो जाएंगे, जिससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम ये रहता है कि उनको क्वेश्चन सॉल्व करना तो आता है, बट फॉर्मूले में ही कंफ्यूजन होता है। ठीक है, फॉर्मूला ही गलत लगा देते हैं, तो जब फॉर्मूला गलत होगा तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना स्टार्ट से एंड तक। तो स्टार्ट करेंगे अपने पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर, जिसमें आपका कोई फॉर्मूला है नहीं, तो हम सेकंड चैप्टर पे आते हैं। इसमें भी कोई फॉर्मूला नहीं है, रिलेशनशिप है, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में जो रिलेशनशिप है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस के बीच में रिलेशनशिप है। ठीक है ना, उसे हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे और जनरल फॉर्म लेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये होता है ax² + bx + c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जिससे हम सारे पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बाय यूज of this single expression you can express all the quadratic polynomials. Okay, so ये है आपका जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसके जीरोस हैं अल्फा बीटा, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। इसी तरह से अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस के बीच में रिलेशनशिप की बात करें, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी मैं जनरल फॉर्म लूंगा। ये क्या होता है ax³ + bx² + cx + d where a is not equal to 0। ओके, ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। ठीक है ना, अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है इसमें भी क्या होगा -b/a, तो आप रिलेट करके याद रख सकते हो। एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम क्या होगा c/a। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है -d/a। ठीक है, इसको कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट बाई ए था, यहां पर भी बस साइन नेगेटिव हो रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे आप रिलेट करके याद रख सकते हो। तो बहुत आसान फॉर्मूले थे, रिलेशनशिप्स थे, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आएंगे हम थर्ड चैप्टर में भी मैं रिलेशनशिप पे डिस्कशन करूंगा। तो अब आते हैं थर्ड चैप्टर में भी रिलेशनशिप ही है। ठीक है, जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का यूनिक सॉल्यूशन होगा, या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम जनरल फॉर्म लेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये होता है। ठीक है, जनरल फॉर्म इसलिए हम बनाते हैं ताकि हम सारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को एक्सप्रेस कर पाए बाय दीज सिंपल एक्सप्रेशंस। ओके, तो ये हो गया आपका जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब यहां पर मैं बात करूंगा रिलेशनशिप्स की। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आया, ध्यान से देखो, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आया, तो आपको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। एंड दूसरा केस क्या होता है, दूसरा रिलेशनशिप क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आया, इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आया, तो आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे भी बात करें अगर, तो इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, जब ग्राफिकली डिपिक्ट करोगे आप तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी। इन इक्वेशंस को जब ग्राफिकली डिपिक्ट करोगे तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी, मतलब एक पॉइंट पर कट करती हुई दिखेगी। ठीक है, नो सॉल्यूशन का मतलब होता है पैरेलल लाइंस मिलेगी। ठीक है ना, एंड थर्ड है अगर तीनों रेशियोज इक्वल हो जाए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये हो जाए तो क्या होगा, इन्फिनिटली मिनी सॉल्यूशन मिलेगा, या कोइंसिडेंट लाइन मिलेंगी। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब एक के ऊपर एक। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, जैसे पहला केस है और तीसरा केस है, ये दोनों रिलेशनशिप अगर सेटिस्फाई करता है, अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो उसे बोलेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है ना, उसे हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। मतलब इस केस के लिए सिर्फ इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है ना, इस केस के लिए ही सिर्फ इनकंसिस्टेंट होगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो आप इसी तरह से बता सकते हो। अगर ये केस और ये केस सेटिस्फाई होता है तो कंसिस्टेंट है, अगर सेकंड केस होता है सेटिस्फाई तो इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन के केस में ही आप बोलोगे इनकंसिस्टेंट है। ठीक है ना, तो ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट्स थे जिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम आएंगे फोर्थ चैप्टर पे भी बहुत फॉर्मूले नहीं हैं, बट जितने हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर।
ठीक है। तो फोर्थ चैप्टर का नाम है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही फॉर्मूला है, दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो x, जैसे हम कोई जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम जीरो के साथ इक्वेट करते तो जो इक्वेशन हमें मिलती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि अगर x की वैल्यू निकालनी है, दैट विल बी कॉल्ड एज रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मींस x की वो वैल्यू जो इसे सेटिस्फाई करेगी उसे हम बोलेंगे रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हम निकालते कैसे हैं, श्रीधराचार्य ने ये फॉर्मूला बनाया था, ठीक है, इसीलिए इसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। सीबीएसई में से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से लिखा गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे देखते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करते हैं। जैसे ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं बिकॉज दिस एक्सप्रेशन कैन डिस्क्रिमिनेट और डिफरेंशिएट द नेचर ऑफ रूट्स इफ d which is b square minus 4ac, if d is greater than 0 then two real and distinct roots मिलेंगे आपको, real and distinct roots, ओके। ये फर्स्ट केस है, अगर d 0 के इक्वल में हो गया तो टू रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे। इक्वल तो आप समझ रहे हो ना। थर्ड केस है, इफ d इज लेसर देन 0 देन आपको टू इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, जो कि आप पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में, ठीक है ना। तो इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। टू इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। दीज आर थ्री केसेस जिसपे आपको क्वेश्चन मिल सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक। अब फिफ्थ चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले फिफ्थ चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप सभी को पता होना चाहिए। जैसे आपके पास कोई एपी दी है 2, 4, 6, 8, ठीक है ना। इस तरह से एपी दी है, तो इसका nth टर्म अगर फाइंड करना है तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तब आपको यूज करना पड़ेगा nth टर्म, ठीक है ना, ऑफ एन एपी, ठीक है ना। किसी एपी का nth टर्म आप कैसे फाइंड करते हो, a प्लस n माइनस 1d, वेयर a एंड d आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। a क्या होता है फर्स्ट टर्म एंड d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। एक और फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसका एक और फॉर्म होता है n/2 a प्लस l, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला होता है। आपको एक और फॉर्मूला इसमें देखने को मिल सकता है, कई बार मिलता है, ठीक है ना। nth टर्म फ्रॉम लास्ट, जैसे ये तो स्टार्ट से था, nth टर्म फ्रॉम स्टार्ट, जो कि एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर लिखना पड़ेगा nth टर्म फ्रॉम लास्ट। मतलब अगर लास्ट से हम देखेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, l माइनस n माइनस 1d, वेयर L स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म। आप आसानी से समझ सकते हो, L स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म, L फॉर लास्ट, है ना, ऐसे आप समझ सकते हो। तो दीज आर ओनली 3-4 फॉर्मूले इन दिस चैप्टर, ठीक है ना। बहुत आसान चैप्टर है ये, इससे यही सब फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। आप पॉज करके वीडियो को इनको नोट डाउन भी कर सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो। अब आएंगे सिक्स्थ चैप्टर पे, जिसमें कोई फॉर्मूला तो नहीं है, थ्योरम्स है बेसिकली, ठीक है ना। थ्योरम्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना, चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स, जिसमें आपको सिमिलैरिटी के ऊपर बात करनी है, ठीक है ना। सपोज वी हैव अ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। तो बीपीटी पहली थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम इज बीपीटी, जिसपे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू वन साइड ड्रॉ की जाए टू कट अदर टू साइड्स, then that line will divide the sides into same ratio. This is only BPT. So we have this triangle, and if a line is drawn parallel to one side of a triangle to cut other two sides, then that line will divide the sides into same ratio. Okay? मतलब क्या है, अगर DE पैरेलल है BC के, कोई एक लाइन किसी साइड के पैरेलल दी है किसी ट्रायंगल में, जो उसको उसकी रिमेनिंग साइड्स को डिवाइड कर रही है, कट कर रही है, तो उसे सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। अगर ये है तो ये चीज़ हो जाएगी AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC। मैं बहुत जल्द में ये चीज़ें बता रहा हूँ, तो आपको सिर्फ रिकॉल हो रहा है, प्रूफ इसका देखना है तो आप मेरे से बोलना, मैं वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है ना। इसका कन्वर्स क्या होता है कि इफ़ अ लाइन
is dividing the two sides of a triangle into same ratio, then that line must be parallel to the third side. ठीक है ना, तो ये इसका कन्वर्स है, जस्ट उल्टा है ना। और क्या है, सिमिलैरिटी क्राइटेरियंस है। इफ यू आर हैविंग टू ट्रायंगल्स देन हाउ कैन यू प्रूव दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव करने की क्राइटेरियन जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूव करने की क्राइटेरियंस थी, वैसे सिमिलैरिटी में भी ऐसी क्राइटेरियंस है। ठीक है ना, तो सपोज वी आर हैविंग ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, and suppose angle A is equal to P, B is equal to Q and C is equal to R। मैं नोटेशन फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख के दिखा देता हूँ एक बार। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा जब दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, हमेशा ये करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एंगल्स इक्वल डायरेक्टली गिवन नहीं होंगे, कभी पैरेलल लाइंस के द्वारा बन रहे होंगे, कभी वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे होंगे, वो सब आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल ए बी सी है आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले प्रूफ डालकर। क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ठीक है ना, ऐसे और भी जो दोनों एंगल्स है वो लिखकर यहां पर लिखोगे और देयरफॉर करके लिखोगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर। दिस इज नोटेशन और सिंबल फॉर सिमिलैरिटी। ठीक है ना, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाई ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियंस। ठीक है ना, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है ना, दूसरा क्या क्राइटेरियन है, ट्रिपल एस, जिसमें ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन सेम रेशियो। अगर दो ट्रायंगल्स की सभी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है तभी वो सिमिलर हो जाते हैं, और दो साइड सेम रेशियो में है एंड एंगल बिटवीन देम इक्वल है तब भी वो सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है ना, ये तीनों सिमिलैरिटी क्राइटेरियंस है। एक और है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है बट डबल ए है, क्योंकि दो एंगल अगर इक्वल होंगे दो ट्रायंगल्स के तो थर्ड भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 180 तो दोनों को कंप्लीट करना है। तो ये हो गया 6th चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। सो द नेम ऑफ द 7th चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसमें बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं। जैसे इफ यू आर हैविंग 2 पॉइंट्स, तो आपको पता होगा कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं। x1, y1 से लिखा जाएगा पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना, एंड x2, y2 वी आर हैविंग 2 पॉइंट्स। ओके, सो अगर आपको इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो एक फॉर्मूला है जो कि होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर सेक्शन फॉर्मूला से पूछा जाता है जो कि दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है ना, उसको हम देखते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला काम में आता है जब हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना चाहते हैं जो दिए हुए दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है ना, तो जैसे आपके पास दो पॉइंट्स हैं x1, y1, x2, y2, वी आर हैविंग दीज 2 पॉइंट्स एंड सपोज अ पॉइंट p x, y विच इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट इनटू रेशियो ऑफ m1:m2। ठीक है ना, ये रेशियो है, ये लेंथ नहीं है m1, m2, ये रेशियो है। ठीक है ना, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं x और y की वैल्यूज, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया है, अगर आपको देखना है तो आप मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हो। ठीक है, y की वैल्यू हो जाएगी m1 y2 प्लस m2 y1। ठीक है ना, एक स्पेशल केस होता है जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है ना, मिड पॉइंट फार्मूला के नाम से भी हम बोल सकते हैं उसे, इसे हम सेक्शन फार्मूला कहते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला के नाम से वो हम समझ सकते हैं। वो क्या होगा, जब कोई पॉइंट मिड पॉइंट होगा देन ये लाइन सेगमेंट को 1:1 के रेशियो में तो डिवाइड करेगा, बिकॉज जितना इधर होगा उतना इधर होगा। मान लो ये 10 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट थी तो ये 5 में तो डिवाइड करेगा क्योंकि मिड पॉइंट है, तो उसका रेशियो क्या आएगा, हमेशा 1:1 ही तो आएगा। ठीक है, तो रेशियो हो जाएगा 1:1, मतलब m1 और m2 की जगह पर 1 रख दोगे तो क्या मिल जाएगा फॉर्मूला, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। ठीक है, इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला से लिख लो, याद रहेगा। ठीक है ना, ठीक है, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले। ठीक है ना, अब आते हैं हम 8th चैप्टर पे। ठीक है ना, 8th चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम देखेंगे कौन से फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल देखना पड़ेगा। वी आर हैविंग दिस राइट ट्रायंगल, लेट्स से ABC। ओके, एंगल BAC इज थीटा। ठीक है ना, थीटा से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। थीटा ग्रीक अल्फाबेट का कोई लेटर है, बस ऐसा समझो, जैसे ABC है वैसे थीटा है। ठीक है ना,
तो इसमें हम थीटा के सामने वाली साइड का नाम दिए हुए हैं P और 90 डिग्री के सामने वाली साइड का नाम दिए हुए हैं H। हमेशा याद रखो 90 के सामने वाली H होती है और एंगल जिसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करना है उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे हमेशा, ठीक है ना। और साइड एडजेसेंट टू थीटा रेदर देन हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड एज बेस, ठीक है ना। तो मैंने ऐसा यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया है। तो साइन थीटा जब होगा तो होगा P/H, कॉस थीटा जो होगा वो होगा B/H एंड tan थीटा जो होगा आपका वो होगा P/B। ओके, अब यहाँ से जस्ट इसका रेसिप्रोकल करते जाओ। अब यहाँ से जस्ट इसका रेसिप्रोकल करते जाओ। कोसेक थीटा होगा आपका H/P, सेक थीटा होगा आपका H/B और कॉट थीटा होगा आपका B/P, ठीक है। इस तरह से ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है ना। अब हम आइडेंटिटीज भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। जैसे सबसे पहले है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ठीक है। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सारे फॉर्मूले एक वीडियो में मिल जा रहे हैं, ठीक है ना। जिससे आपको जब भी फॉर्मूले का रिवीजन करना है तो आप ये देख सकते हो। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड टैन थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है तो जस्ट उल्टा कर दो इसका, तो कॉस थीटा बाई हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है ना। ये हो गया। आपको जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम है, जिस भी चैप्टर की फॉर्मूले याद करने में प्रॉब्लम होती है उस चैप्टर पे आप जाके डायरेक्ट देख सकते हो वीडियो को आगे पीछे करके, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कुछ बेसिक आइडेंटिटीज। और भी आइडेंटिटीज हैं इसमें, जैसे आपको याद रखना पड़ेगा साइन 90 माइनस थीटा तो ये होगा कॉस थीटा, ठीक है, या कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो इसको याद रखने का मैं तरीका बता सकता हूँ आपको। थीटा दिया है 90 माइनस थीटा, दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना। तो इसमें आपको कैसे चेंज करना है, जैसे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री बस उसमें चेंज कर देना है। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कैसे पता करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री का CO यहाँ पर ऐड कर लोगे कॉस बन जाएगा, ठीक है। साइन से CO हटा दोगे तो कॉस दिया है, कॉस से CO हटा दोगे तो साइन बन जाएगा। इसी तरह से tan पे CO लगा दोगे कॉट बन जाएगा, ठीक है। पूरा नाम कॉटेंजेंट होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हो ये फॉर्मूले को। और सेक में CO जोड़ोगे कोसेक बन जाएगा, ठीक है ना। और कुछ एंगल्स पे जो वैल्यूज होती हैं वो भी आपको याद रखनी है। तो उसको मैं भी लिखने का तरीका बता देता हूँ, आप पेपर में जाते ही पहले उसे लिखना, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइन कॉस tan, ठीक है ना। उसके बाद रेसिप्रोकल्स होते हैं तो 0, 30, 45, 60, 90। ज़्यादातर की ज़रूरत होगी इसमें की, बस, बाकी नहीं। 0 से शुरू करो, यहाँ पे 0, इसकी होती है 1/2, इसका 1/√2, ठीक है। इसका √3/2, इसका होता है 1, ठीक है। अब जस्ट इसी को पलट के लिख दो रिवर्स ऑर्डर में, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, ओके, 0, ठीक है। अब tan के लिए जस्ट साइन बाई कॉस कर दो, है ना। अभी देखो वो साइन बाई कॉस होता है tan, ठीक है। तो जस्ट इसका डिवाइड देते जाओ, तो 0/1 0, इसमें डिवाइड करोगे 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/√3, इसमें डिवाइड करोगे 1, इसमें डिवाइड करोगे तो क्या आएगा √3, इसमें डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइन, ठीक है। इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक लाइन बस ये याद रखो, सारे वैल्यूज बन जाएंगे। अब एक लाइन भी नहीं याद रख सकते हो तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 8th चैप्टर। 9th चैप्टर में कोई फॉर्मूला है नहीं, तो आप 10th चैप्टर पे आएंगे जो कि है सर्कल। उसमें भी थ्योरम्स हैं, उसको भी रिकॉल कर लेते हैं। तो सर्कल्स में 2 थ्योरम्स हैं, मतलब थी तो 3, लेकिन अभी आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज फर्स्ट थ्योरम। सेकंड थ्योरम क्या है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है ना। मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी वो इक्वल इन लेंथ होंगी, मतलब इसकी जितनी लेंथ होगी उतनी इसकी भी होगी, ठीक है ना। और ये थ्योरम क्या है, रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब ये 90 डिग्री पर होगी। रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलरली ड्रॉन होती है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, यही 2 थ्योरम्स हैं इसमें, ठीक है ना। टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करोगे तो इक्वल इन लेंथ होंगी। तो थ्योरम्स इससे भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब आते हैं 11th चैप्टर पे। 11th चैप्टर है आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। उसमें कुछ फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले देखेंगे, जैसे ये सर्कल है और इस टाइप का जो कुछ शेप बनता है इसको हम बोलते हैं सेक्टर, ठीक है ना। तो सेक्टर का
एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर इस सर्कल की रेडियस है 7 सेंटीमीटर, लेट्स से 8 सेंटीमीटर जनरल केस ले रहे हैं, ठीक है ना, थीटा इज एंगल एंड 8 सेंटीमीटर इज रेडियस। अब हम इस सेक्टर का एरिया निकालते हैं, सेक्टर मतलब समझ लो पिज्जा, ठीक है ना, पिज्जा को आप सेक्टर जैसे समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विच इज मेकिंग थीटा ऑन सेंटर, थीटा डिग्री ऑन सेंटर, ठीक है ना। पूरा ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस ना लिख लो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है ना। ये क्या होगा, थीटा बाई 360, जो भी एंगल बनाएगा वो रखेंगे, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको भी मैंने डिराइव किया है, तो आप जाकर वीडियोस में देख सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। एक और फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, ठीक है ना, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, ठीक है। जैसे ये सेक्टर है तो ये आर्क है ना, तो इसकी लेंथ आप कैसे फाइंड कर सकते हो, ये होती है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये दो फॉर्मूले बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट हैं, और फॉर्मूले जो ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ट्रायंगल का भी एरिया निकालना पड़ेगा, जैसे सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द एरिया ऑफ सेक्टर। तो आपको कैसे पता करना पड़ेगा ट्रायंगल का एरिया, अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया होता है √3/4a स्क्वायर, मतलब ए साइड होती है, ठीक है ना। और अगर ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है तो आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में। तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शेप लेंगे क्यूबॉइड, ठीक है ना, क्यूब ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब मैं रफ करता जाऊंगा, आप लोग इसका फॉर्मूला नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है ना। क्यूब लेते हैं सबसे पहले, जिसकी साइड लेंथ ए है, इसकी साइड लेंथ इक्वल होती है, ठीक है ना, सभी साइड लेंथ इक्वल होंगी, ए होगी, ठीक है ना। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है 6a स्क्वायर, ठीक है ना। अगर इसकी साइड a है तो a स्क्वायर 6a स्क्वायर होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब होता है, मतलब साइड क्यूब होता है। ये सभी को पता होना चाहिए छोटे क्लासेस से, ठीक है ना। क्यूबॉइड माचिस की डिब्बी याद रख सकते हो, ठीक है ना, याद है ना माचिस की डिब्बी, ठीक है, तुमसे ज़्यादा किसको पता होगा, ठीक है। तो ये हो गया हाइट, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, TSA, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, क्यूबॉइड यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। देखो दोस्त, सुबह से क्लासेस चलती रहती है इसलिए एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है, तो इससे आपको परेशान होना नहीं है। आपको जो यहाँ पे मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ उसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो जाके, ठीक है ना। TSA क्या होता है आपका 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, ये होता है आपका TSA, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है LBH, ये हो गया वॉल्यूम, ठीक है ना। ये हो गया आपका TSA एंड वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। अब हम आएंगे सिलेंडर पे, ठीक है ना, फिर कोन, फिर स्फेयर, फिर हेमिस्फेयर, ठीक है। तो अब हम आएंगे सिलेंडर पे। सिलेंडर का शेप कैसा होता है, जैसे आपके घर का सिलेंडर होता है, बस वैसे, ठीक है, याद रखिए। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे हम निकालेंगे, पहले हम जानेंगे कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। जैसे इसका जो मुड़ा हुआ सरफेस है, ठीक है, जो कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया जो होगा उसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे। और जब टोटल सरफेस है, जो फ्लैट सरफेसेस भी हैं उनके भी एरियाज को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आप देख पा रहे होगे कि बेस इसका सर्कुलर है तो उसकी कोई ना कोई रेडियस होगी और इसकी कोई ना कोई हाइट होगी, और इसको हम सही नाम से अगर बोलें तो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है ना। इसे हम बोलेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर, बिकॉज इसकी एक्सिस एंड बेस के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, ठीक है ना, इसलिए राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका R और H। इसका वॉल्यूम जो होगा आपका वो होता है πr²h, ठीक है। जब भी वॉल्यूम निकालेंगे तो आपकी सेंटीमीटर क्यूब में यूनिट आएगी। तो याद रखना है कि πr² नहीं लिख सकते, 2πrh नहीं लिख सकते, बिकॉज अगर आप 2πrh लिखोगे तो R और H की इसकी सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करो, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो आप समझ सकते हो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए, ठीक है ना, पावर 3 में होना चाहिए, याद होना चाहिए। CSA क्या होगा 2πrh। CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, जो
मुड़ा हुआ घुमा हुआ सरफेस है उसका एरिया है। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r h प्लस r। ठीक है ना, इस सबको भी डिराइव कर सकते हैं, बट आपको समय नहीं है, आपको सिर्फ रिकॉल करना है, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली बस ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, ये 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है इन सर्कुलर सरफेसेस का एरिया। सर्कुलर एंड्स का जो एरिया होता है उसको ऐड कर देते हैं कर्व सरफेस एरिया में, तब ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, हम कोन पे आएंगे, ये भी राइट सर्कुलर कोन ही है। ठीक है ना, ये इसकी वर्टिकल हाइट है। ठीक है, ये इसकी वर्टिकल हाइट है, ये इसकी स्लैंट हाइट है और ये रेडियस है। ठीक है, स्लैंट हाइट को L से लिखा, H से और R से। ठीक है ना, ये राइट सर्कुलर कोन है, इसका मतलब ये 90 डिग्री, मतलब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। तो L स्क्वायर विल बी इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसका भी हम सब चीज़ लिखते हैं। वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम इसका हो गया आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, CSA क्या होगा पाई आर एल। ठीक है ना, L स्लैंट हाइट है, ठीक है, वहां पर लिखा है। और TSA क्या होगा पाई आर एल प्लस आर। ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक ही सर्कुलर सरफेस है, तो उसका एरिया जब ऐड करेंगे कर्व सरफेस एरिया में तो आपको मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया और पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जो कि सर्कुलर फेस का एरिया है। ठीक है, तो ये हो गया सिलेंडर एंड कोन। अब हम देखेंगे स्फेयर। ठीक है ना, तो स्फेयर ऐसा होता है, बहुत सारे लोग सर्कल बोल दोगे, लेकिन ये सर्कल नहीं है, जैसे बॉल है वो है। ठीक है ना, सर्कल प्लेन फिगर होता है। ठीक है ना, ये 3D फिगर है, इसको आप हाथ में ले सकते हो। ठीक है, ये रेडियस है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, एंड जो इसका सरफेस एरिया बोल लो या कर्व सरफेस एरिया बोल लो, बात एक ही है, बिकॉज इसमें फ्लैट सरफेस कोई होता नहीं है, तो जो सरफेस है वो कर्व्ड ही है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया लिखो या सरफेस एरिया लिखो, बात वही है। ठीक है ना, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको स्फेयर बोलते हैं। हेमिस्फेयर क्या होता है, इसका आधा, जैसे बॉल को बीच से अलग कर दे तो क्या होता है, वो हेमिस्फेयर बन जाता है। ठीक है ना, ऐसे अलग कर दिया, ये हेमिस्फेयर बन गया। ये रेडियस आर है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम का हाफ हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और TSA क्या हो जाएगा, TSA भी हाफ हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप सोच रहे हो कि ये 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक सर्कुलर सरफेस तो दिखने लगेगा जो कि फ्लैट हो जाएगा। अभी जब बॉल फट जाती है बीच से, बॉल तो मतलब हॉलो है, कोई सॉलिड हेमिस्फेयर है, तो उसमें बीच से अगर अलग कर दिया जाए तो एक सर्कुलर फेस दिखने लगेगा, जिसका एरिया यहाँ पर ऐड करके 3 पाई आर स्क्वायर, वैसे 2 पाई आर स्क्वायर था। ठीक है ना, अब आपको बहुत बेसिक फॉर्मूले जो थे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के मिल गए होंगे। ठीक है ना, रिकॉल करने के लिए ही है ये वीडियो, इसमें मैं क्वेश्चंस कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आएंगे हम स्टैटिस्टिक्स पे। स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है ना, जैसे आपका एक फॉर्मूला है जिससे हम मीन फाइंड करते हैं। ठीक है, मीन मीडियन मोड फाइंड करने के फॉर्मूले हैं आपके पास। तो मैं डायरेक्ट मेथड की बात करूंगा। ठीक है, यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड की बात कर सकते हो, बट लंबी हो जाएगी वीडियो, समझ रहे हो। तो डायरेक्ट मेथड से हम कैसे मीन फाइंड करते हैं, डायरेक्ट मेथड से हम कैसे मीन फाइंड करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सिग्मा ऑफ fi xi लिखते हैं, अपॉन में सिग्मा ऑफ fi लिखते हैं। ठीक है ना, इससे हम x बार निकाल सकते हैं। ठीक है, मीन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, एज्यूम्ड मीन मेथड आप सबको पता होना चाहिए क्या होता है, x बार इज इक्वल टू a प्लस d बार। ठीक है ना, और जो दूसरा मेथड है स्टेप डिविएशन मेथड, इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड जो होता है उसमें हम कैसे मीन निकालते हैं, a प्लस h u बार। ठीक है ना, इस तरह से हम दोनों फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं मीन। बट अभी आप डायरेक्ट मेथड से देखना चाहो तो ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक है ना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन जरूर आता है, वो प्रिपेयर करना। ठीक है, मैंने बताया भी है, तो आप देख सकते हो वहां से। अब मीडियन का, ठीक है, ग्रुप डेटा का ही देगा, तो उसका हम मीडियन का हम कैसे फॉर्मूला समझते हैं। मीडियन का फॉर्मूला होता है आपका L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब आप समझ रहे हो इससे क्या हेल्प मिलेगी, इससे हेल्प ये मिलेगी आपके सारे फॉर्मूले एक ही वीडियो में रिकॉल हो जा रहे हैं। ठीक है ना, मोड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, वो भी सिमिलर टू दिस फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है ना, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर्मूला, क्योंकि इससे भी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया स्टैटिस्टिक्स कवर। अब हम आएंगे
प्रोबेबिलिटी पे, तो प्रोबेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं समझने लायक, ठीक है ना। एक फॉर्मूला पे ही सारा क्वेश्चन लग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पे, जो कि एक से भी काम चल जाता है, मैं दोनों बता दूंगा, ठीक है ना। तो पहला क्या है, फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है ना। ये तो बेसिक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो जैसे किसी इवेंट के होने की क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी, हम इसी फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट हैपनिंग PE इज इक्वल टू ये होता है, ठीक है ना। और एक और फॉर्मूला याद रख लो चाहे तो, PE प्लस PE नॉट इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अगर इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आप वीडियोस जाके देख सकते हो, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है, इसमें बस आपको एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात की जाती है कि जैसे कोई एक कॉइन है जिसको टॉस किया जा रहा है, तो हम ये पूछेंगे आपसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ठीक है ना। अगर 2 कॉइन्स उछाले जा रहे हैं तो उसमें बोल देंगे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड या 2 टेल या एटलीस्ट 1 हेड। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, जिससे आपको क्या निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट हैपनिंग, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट सभी फॉर्मूले मैंने यहाँ पर कवर कर दिए। अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर भेजें इसे, ठीक है, क्योंकि इससे किसी का फ़ायदा होगा। किसी के पास ये वीडियो पहुंचेगी, उसके फॉर्मूले कवर अप हो जाएंगे और उसके नंबर अच्छा आ जाएंगे, इससे अच्छी बात क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।